हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अतुल सिंह चंदेल और आप सभी का स्वागत है डीसी स्टडी हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। हम हॉस्टल वार्डन के लिए बाल मनोविज्ञान का ऑब्जेक्टिव सीरीज़ लेके आए हैं, जिसके अंतर्गत हमने इससे पहले वाले वीडियो में बुद्धि का एमसीक्यू किया था। आज हमारा टॉपिक होगा सृजनात्मकता और मनोविज्ञान। ठीक है, तो चलिए आइए आज का एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन, सृजनात्मकता बच्चों का मूल गुण है। ठीक है, ऑप्शन ए, वे नैतिक होते हैं। ऑप्शन बी, वे बुद्धिमान होते हैं। ऑप्शन सी, वे शक्तिशाली होते हैं। या ऑप्शन डी, वे मौलिक चिंतन करते हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा गुण सृजनात्मक बच्चों का गुण होता है। ठीक है, चलिए आपके पास 10 सेकंड का समय है, आप आंसर दीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, चलिए। चलिए आप अपना आंसर मिला लीजिएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, वे मौलिक चिंतन करते हैं। अब सबसे पहले सृजनात्मकता का अर्थ क्या होता है उसे समझते हैं। देखो, अगर आपको हिंदी नाम समझ नहीं आता तो आप इंग्लिश वाला भाग देख लेंगे, क्योंकि सृजनात्मकता शायद आपको समझ ना आए, लेकिन इसी का मैं इंग्लिश नाम बोल दूं क्रिएटिविटी, तो शायद आपको इसका अर्थ समझ आ जाए। तो जिस चीज़ का भी हिंदी मीनिंग समझ नहीं आएगा, आप एक बार इंग्लिश वाला पार्ट देख लीजिए, शायद उसका अर्थ आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो देखो, क्रिएटिविटी या सृजनात्मकता का अर्थ क्या होता है? तो क्रिएटिविटी या सृजनात्मकता का अर्थ होता है नवीन वस्तुओं का निर्माण। लेकिन इसमें आपको फैक्ट क्या याद रखना है? नवीन वस्तु का निर्माण तो करना है, लेकिन वस्तु के मौलिक या मूलभूत, वस्तु का मौलिक या मूलभूत गुण नष्ट नहीं होना चाहिए, तभी वह क्या कहलाएगा? सृजनात्मकता कहलाएगा। तो इसी मौलिक गुण को क्या बोला जाएगा? मौलिक चिंतन बोला जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सृजनात्मक बालक वे कहलाएंगे जो कौन सा चिंतन करते हैं? मौलिक चिंतन करते हैं। क्लियर हुआ? जैसे कि इसका मैं आपको एक उदाहरण भी प्रस्तुत कर सकता हूं। जैसे हम दूध को फाड़कर क्या बनाएंगे? दूध से पनीर। तो हमने दूध से एक नवीन वस्तु का निर्माण किया, किसका? पनीर का। और पनीर में दूध के गुण शामिल होते हैं ना भाई? तो बस वही है, नवीन वस्तु का निर्माण तो करना, लेकिन उसका मूलभूत गुण क्या नहीं होना चाहिए? नष्ट नहीं होना चाहिए। वही क्या कहलाता है? मौलिक चिंतन। क्लियर हुआ? चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, हमारा दूसरा क्वेश्चन स्टेटमेंट से है। ठीक है, एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक को बुद्धि का एक भाग माना है? मतलब निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक ने सृजनात्मक को एक बुद्धि का भाग माना है? मैस्लो, गिलफोर्ड, जैक्सन या रोजलेंस्की। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन को वही बना पाएगा जो पढ़ा हुआ है। ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है भाई। ठीक है, तो इसे वही सॉल्व कर पाएगा जो इसे पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो चलिए आंसर अपना दीजिए, 10 सेकंड का समय है आपके पास। ये सृजनात्मक है ना? सृजनात्मक हो गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा क्या? गिलफोर्ड। तो गिलफोर्ड ने सृजनात्मक को बुद्धि का एक क्या माना है? रूप माना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए,
अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित सृजनात्मकता का एक पहलू नहीं माना गया है। लचीलापन, विस्तारक, धारा प्रवाहिता की अमूर्त चिंतन। मतलब कौन सा एक तत्व या एक भाग सृजनात्मकता का नहीं है। चलिए बनाइए, अपना आंसर दीजिए। चलिए सही आंसर क्या आएगा हमारा, डी, अमूर्त चिंतन। देखो सृजनात्मकता में क्या क्या शामिल है। सृजनात्मकता में एक शामिल है क्या, लचीलापन या फ्लेक्सिबिलिटी। लचीलापन कहने का मतलब कोई भी वस्तु लचीली है, मतलब आप उसको किसी भी एंगल में क्या कर सकते हो, मोड़ सकते हो। तो यह एक सृजनात्मकता का गुण है। अगर आपके में सृजनात्मकता का गुण है तो आप किसी भी चीज को कैसे भी एंगल या सभी तरीका से क्या कर सकते हो, सोच सकते हो। तो ये है सृजनात्मकता का गुण। विस्तारक मतलब आप चीज़ों को विस्तार से सोच सकते हो, मतलब आपकी अवधारणा संकुचित नहीं रहेगी, लिमिटेड नहीं रहेगी, आपकी अवधारणा क्या रहेगी, विस्तार पूर्वक रहेगी। तो ये भी गुण है। धारा प्रवाहिता, धारा प्रवाहिता कहने का मतलब किसी भी वस्तु या तथ्य के बारे में बोलने से आप रुकोगे नहीं, तुरंत ही आप उसका क्या दे दोगे, उत्तर दे दोगे। एक धारा के समान क्या रहेगा, प्रवाह रहेगा किसी भी तथ्य के लिए। तो ये गुण भी सृजनात्मकता में पाया जाता है। तो सृजनात्मकता में कौन सा गुण नहीं पाया जाता, अमूर्त चिंतन का। क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सृजनात्मकता एवं बुद्धि के संबंध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए, व्यक्ति जितना अधिक बुद्धिमान है उतना ही अधिक सृजनात्मक होता है। ऑप्शन बी, बुद्धि परीक्षणों द्वारा सृजनात्मकता का सही मापन हो सकता है। सृजनात्मकता होने के लिए प्रायः औसत से अधिक बुद्धि होनी चाहिए। और ऑप्शन डी, बुद्धि परीक्षण एवं सृजनात्मक के परीक्षण की विषय वस्तु में कोई अंतर नहीं होता। बड़ा ही आसान प्रश्न है, जल्दी जल्दी अपना उत्तर रखिए, ठीक है। ठीक है, चलिए भाई, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा क्या, सी। सबसे पहला फैक्ट ये जानो, जो हमारा बुद्धि है और जो हमारा सृजनात्मकता है, दोनों क्या है, अलग अलग तथ्य है। बुद्धि अलग तथ्य है और सृजनात्मकता अलग तथ्य है, दोनों समान नहीं है। तो पहला ऑप्शन बोलता है व्यक्ति जितना अधिक बुद्धिमान है उतना ही अधिक सृजनात्मक होगा। तो ये गलत हो गया ना। मैंने बोला बुद्धि अलग चीज़ है, सृजनात्मक अलग चीज़ है। तो बुद्धि अधिक होगी तो सृजनात्मक अधिक होगा, ये नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों क्या है, अलग अलग चीज़ है। तो पहला ऑप्शन कट। दूसरा, बुद्धि परीक्षणों द्वारा सृजनात्मक का सही मापन हो सकता है। अब दोनों अलग अलग चीज है, तो बुद्धि का जो परीक्षण है वो अलग होगा और सृजनात्मक का परीक्षण क्या होगा, अलग होगा। दोनों का परीक्षण एक ही नहीं होगा। तो ऑप्शन बी भी गलत। ऑप्शन डी, बुद्धि परीक्षण एवं सृजनात्मक के परीक्षण की विषय वस्तु में कोई अंतर नहीं होता, ये भी ऑप्शन बी की तरह है, दोनों अलग अलग है, तो दोनों का जो परीक्षण होगा या टेस्ट होगा वो अलग अलग होगा। ऑप्शन सी है, सृजनात्मक होने के लिए प्रायः औसत से अधिक बुद्धि लब्धि होनी चाहिए। इस फैक्ट को याद रखेंगे, जो सृजनशील बालक है उसकी बुद्धि लब्धि औसत बुद्धि लब्धि किसे कहा जाता है, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच में रहती है। तो सृजनशील या सृजनात्मक बालक होने के लिए आपकी बुद्धि लब्धि औसत से क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। यह स्टेटमेंट सही है, इस चीज को आप याद भी रखेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, आराम से बनाइए, काट के बनाना है इस क्वेश्चन को, आप ऑप्शन से काट के बना सकते हो। सृजनशील बालक के मापन हेतु
कौन सा परीक्षण उचित होगा? ठीक है, ऑप्शन ए किसी अधूरी आकृति या चित्र पर एक कहानी लिखना, बी पहाड़ा लिखना, सी वस्तुओं को एक नवीन क्रम में व्यवस्थित करना, और ऑप्शन डी किसी वृत्तस्थ नहीं है, एक्चुअली में ये क्या है, किसी वृत्त की सीमाओं के अंतर्गत आकृति को पूरा करना। मतलब कौन सा एक कार्य सृजनात्मक के परीक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है, मतलब किससे सृजनात्मक का परीक्षण या टेस्ट नहीं लिया जा सकता, किस कार्य से? ऑप्शन से काटते हुए बनाएंगे। चलिए पहले मैं आंसर बता देता हूं सही, फिर चर्चा करेंगे। इसका सही आंसर होगा क्या, बी पहाड़ा लिखना। देखो सृजनात्मकता का अर्थ क्या होता है, नवीन वस्तुओं का निर्माण करना। ठीक है, तो देखो आप पहाड़ा कब लिखोगे, जब आपको याद रहेगा तभी आप क्या करोगे, पहाड़ा लिखोगे। मैं आपको पहाड़ा लिखने के लिए कब बोल सकता हूँ, जब आपको पहाड़ा याद है। मैं बोलूँगा 8 का पहाड़ा लिखो, तो आपको याद होगा तभी लिखोगे ना, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। तो जो चीज़ याद है उसे लिख रहे हो, उसमें सृजनात्मकता का क्या परीक्षण हुआ? कहने का मतलब पहाड़ा लिखना सृजनात्मक का एक परीक्षण नहीं हो सकता। किसी अधूरी आकृति या चित्र पर एक कहानी लिखना, हाँ ये सृजनात्मक का बड़ा अच्छा परीक्षण है। कोई एक आपको आकृति दे दिया या चित्र दे दिया और उस पर आपको कहानी लिखना है, इसमें सृजनात्मक का परीक्षण हो सकता है। वस्तुओं को एक नवीन क्रम में व्यवस्थित करना, गेम्स आते हैं ना आजकल बच्चे लोग के लिए, तो वो सब क्या है, क्रिएटिविटी बढ़ाने का ही तो तरीका है। ठीक है, किसी वृत्त की सीमाओं के अंतर्गत आकृति को पूरा करना, ये भी क्रिएटिविटी का टेस्ट है। मतलब इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, बी पहाड़ा लिखेंगे, लिखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी आंसर देने की कोशिश करो, स्व आकलन करो, अपना स्वयं का आकलन करो। ठीक है ना, इस प्रश्न को छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। वो प्रश्न थोड़ा रॉन्ग है, उसमें मिस्टेक है, इसको पढ़ते हैं। चलिए, सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करता है, पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है, ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण है, या बहुत बुद्धिमान है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन से काटते हुए बनाएंगे ना आप। कौन सा आंसर आपको उपयुक्त नहीं लग रहा है उसके आधार पर, ठीक है ना। चलिए पहले मैं आंसर बता देता हूं, इसका सही आंसर क्या होगा, बी पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। पार्श्व चिंतन को क्या बोला जाता है, पार्श्व चिंतन को इंग्लिश में बोल दिया जाता है लेटरल थिंकिंग। ठीक है ना, और अगर आपको ये भी नहीं समझ आया तो पार्श्व चिंतन के अगर मैं अर्थ की बात करूं तो पार्श्व चिंतन का अर्थ होता है वस्तु तथ्यों को अलग अलग पैटर्न या तरीकों से सोचना। तो जब आप किसी तथ्य को अलग अलग तरीकों से सोचते हो, मतलब एक ही तरीके का प्रयोग नहीं करते, अलग अलग तरीकों का प्रयोग करते हो किसी तथ्यों को सोचने के लिए या समस्या को सुलझाने के लिए, वही क्या कहलाता है, पार्श्व चिंतन कहलाता है। तो ये सृजनात्मकता का गुण है भाई। तो कौन सा चिंतन, पार्श्व चिंतन, और समस्या समाधान में क्या हो, अच्छा हो। ऑप्शन ए बोल रहा था परीक्षा में हर बार अच्छा अंक प्राप्त करने के योग्य हो। जरूरी नहीं जो परीक्षा में अच्छा नंबर लाया वो सृजनात्मक या क्रिएटिविटी हो। खुद ही आप लोग सोचो, आप लोग भी पढ़ते थे तो आपके स्कूल में रहते थे, अच्छा नंबर आता था, जैसे कई बालक लोग क्या होते थे, रटने वाले होते थे, रट्टू तोता बोल देते थे, रट के अच्छे नंबर ले आए, लेकिन जरूरी नहीं वो नंबर अच्छा ले आया तो वो सृजनशील बालक होगा। ठीक है, बहुत बुद्धिमान है, जरूरी नहीं, मैं पहले ही बोला हूँ बुद्धि और सृजन दोनों अलग अलग चीज़ है। तो जरूरी नहीं जिसकी बुद्धि अधिक है वह सृजनशील बालक हो, और ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण हो। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हो सकता था, ऐसा नहीं है, बट दोनों में ज़्यादा अच्छा आंसर, बेटर आंसर कौन सा है, बी।
जरूरी नहीं ड्राइंग बस अच्छा बनाता हो, बाकी चीज़ नहीं बनाता हो, ठीक है। तो ये हो सकता था, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन दोनों में ज़्यादा वो आंसर क्या रहेगा आपका, उपयुक्त आंसर बी, ठीक है। चलिए सृजन या सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है। ऑप्शन ए मॉडलिंग, ऑप्शन बी अनुकरण, ऑप्शन सी अभिसारी चिंतन और ऑप्शन डी अपसारी चिंतन। अनुकरण का मतलब होता है क्या, नकल, या इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, इमिटेशन, ठीक है। चलिए आंसर दीजिए। जो भी वीडियो देख रहा है भाई, आंसर देने की कोशिश करो, और उसके बाद जो मैं बता रहा हूँ उससे आप चेक करिए, ठीक है, और देखिए आपके कितने सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं, ठीक है। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा, अपसारी बहुविध चिंतन। अब देखो चिंतन दो प्रकार का, एक कहलाए अभिसारी चिंतन। चिंतन का अर्थ क्या होता है, सोचना, ठीक है। तो एक आप अभिसारी तरीके से सोच सकते हो और एक आप कैसे सोच सकते हो, अपसारी। तो अपसारी का अर्थ ही क्या होता है, फैलाना। आप लेंस में पढ़े होगे, अपसारी लेंस कहने का मतलब प्रकाश किरणों को क्या कर देता है, फैला देता है। अभिसारी, अभिसारी का अर्थ क्या होता है, केंद्रित करना। अभिसारी लेंस में पढ़ते हैं, वह सारे प्रकाश किरणों को एक जगह क्या कर देता था, केंद्रित कर देता था। तो अभिसारी का अर्थ क्या होता है, एक जगह केंद्रित करना, और अपसारी का अर्थ क्या होता है, फैलाना। ये ऐसा हम पढ़ते थे ना, अपसारी लेंस जो प्रकाश किरणों को फैला देता है। तो खुद ही सोचो हमको किस प्रकार से सोचना चाहिए, ऐसा चीज़ों को एक ही केंद्र में रखकर सोचना चाहिए कि अलग अलग प्रकार से सोचना चाहिए। तो हमको चीज़ों को कैसा सोचना चाहिए, अलग अलग तथ्यों से या अलग अलग प्रकार से सोचना चाहिए। मतलब सृजनात्मकता के लिए कौन सा चिंतन होना चाहिए, अपसारी चिंतन। और अपसारी के बगल में लिखा हुआ भी है क्या, बहुविध, मतलब बहुत प्रकार से जब आप तथ्यों को सोचोगे वही क्या कहलाता है, सृजनशील या सृजनात्मकता कहलाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए गेस्टाल्ट शब्द किस भाषा का है, ठीक है। यूनानी, जर्मन, संस्कृत या अरबी। मेरे ख्याल से दो ऑप्शन तो आप ऐसे ही काट सकते हो, दो ऑप्शन में आपको शायद कंफ्यूजन हो, ठीक है। चलिए सही आंसर इसका है हमारा क्या, बी, जर्मन, ठीक है। अब गेस्टाल्ट का अर्थ देख लेते हैं। गेस्टाल्ट का आपका अर्थ होता है क्या, समग्रवाद। हम अलग अलग संप्रदाय पढ़ते हैं, उसी में ही मनोविज्ञान का एक संप्रदाय है समग्रवाद, जिसे क्या बोला जाता है इंग्लिश में, गेस्टाल्ट वादी। तो इस गेस्टाल्ट वादी का जन्म किससे हुआ है, जर्मन भाषा के गेस्टाल्ट शब्द से हुआ है। अब यहाँ से हमारा चालू हो गया कौन सा, मनोविज्ञान का MCQ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूल प्रवृत्ति, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया, JM कैटल, GL हॉल, विलियम मैकडुगल कि विलियम वुंट। आंसर प्रस्तुत करेंगे अपना। चलिए इसका सही आंसर होगा क्या, विलियम मैकडुगल, ठीक है ना। देखो विलियम मैकडुगल ने किसके बारे में बताया, संवेगों के बारे में बताया। और संवेग आपको समझ नहीं आता तो मैं क्या लिख देता हूँ इंग्लिश में, इमोशन, ठीक है।
और विलियम मैकडूगल ने बताया कुल कितने प्रकार के संवेग होते हैं? 14 प्रकार के संवेग होते हैं। और इस संवेग या इमोशन के कारण जो स्थिति उत्पन्न होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं? मूल प्रवृत्ति। तो जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ, आपके मन में कौन सा संवेग या कौन सा इमोशन पैदा हुआ? भय का इमोशन पैदा हुआ आपके मन में। अब जैसे ही आपको भय लगा या डर लगा तो आप क्या कर सकते हो? डर के भाग जाओगे। तो भाग जाना आपका क्या कहलाएगा? मूल प्रवृत्ति। और भय आपका क्या कहलाएगा? संवेग या इमोशन। तो बस वही पूछा जा रहा है, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो किसके द्वारा दिया गया? विलियम मैकडूगल के द्वारा दिया गया। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कौन सी एक मनोविज्ञान की शाखा नहीं है? हम मनोविज्ञान की अलग अलग शाखाओं का अध्ययन करते हैं, जैसे कि समाज मनोविज्ञान, अपराध मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान की आध्यात्मिक मनोविज्ञान। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर हमारा आएगा क्या? डी, आध्यात्मिक मनोविज्ञान नाम की कोई भी शाखा नहीं है। समाज मनोविज्ञान में मानव के समाज का व्यवहार में क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। मतलब मानव का समाज के साथ कैसा व्यवहार है, जब हम उसका अध्ययन करेंगे वो क्या कहलाएगा? समाज मनोविज्ञान। अपराध मनोविज्ञान मतलब मानव द्वारा किया जाने वाले अपराधों का जब हम अध्ययन करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? अपराध मनोविज्ञान। औद्योगिक मनोविज्ञान कहने का मतलब उद्योगों में, तो उद्योग में कौन होता है? एक हमारा मालिक होगा, ऑनर होगा, और उसके नीचे क्या होंगे? कर्मचारी होंगे। तो मालिक और कर्मचारी के बीच जो संबंध है, उनके बीच जो अध्ययन, उनके बीच संबंधों का जब अध्ययन किया जाता है तो वही क्या कहलाएगा? औद्योगिक मनोविज्ञान। कहने का मतलब आध्यात्मिक मनोविज्ञान नाम की कोई भी शाखा नहीं है। ठीक है, चलिए एमाइल नामक पुस्तक किसने लिखी? ठीक है, रूसो, किलपैट्रिक, क्रो एंड क्रो या स्किनर? ठीक है, चलिए इसका सही आंसर होगा हमारा क्या? रूसो। रूसो ने पुस्तक लिखी क्या? एमाइल। और उस पुस्तक में एक कथन लिखा हुआ था, और वो कथन क्या है मैं आपको बताता हूँ। उस पुस्तक का कथन, रूसो ने उस पुस्तक में एक कथन लिखा था और वो कथन था, बच्चे एक खुली किताब, बच्चे एक खुली किताब की तरह होते हैं जिनका हमें आद्योपांत अध्ययन करना चाहिए। बच्चे एक खुली किताब की तरह होते हैं जिनका हमें आद्योपांत अध्ययन करना चाहिए। आद्योपांत का अर्थ है आदि से लेकर अंत, और आदि मतलब क्या होता है? प्रारंभ। मतलब बच्चों का अध्ययन हमको शुरू से लेकर अंत तक करना चाहिए। वो किसकी भांति होते हैं? एक खुली किताब की भांति होते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि यह कथन कौन सी बुक का है? तो कौन सी बुक का है? एमाइल का है। ठीक है, प्रसिद्ध पुस्तक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहलाता है। क्रो एंड क्रो, स्किनर, थार्नडाइक की स्टोक्स?
शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन कहलाता है? हमारा थॉर्नडाइक। याद रखेंगे, रूसो की एमाइल पुस्तक का अध्ययन करके थॉर्नडाइक ने 1900 ईस्वी में अमेरिका से 1900 ईस्वी में अमेरिका से किसकी शुरुआत की? शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत की। किसने? थॉर्नडाइक ने। तो ये याद रखेंगे भाई, विश्व में शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत कब हुई बोलेगा तो 1900 ईस्वी। कहाँ हुई बोलेगा तो अमेरिका। किसके द्वारा की गई बोलेगा तो थॉर्नडाइक के द्वारा की गई। अगर आपसे पूछेगा भारत में शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत कब हुई, तो भारत में शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत 1920 में गुजरात के वडोदरा नामक स्थान से हुई। विश्व में 1900 और भारत में 1920। ठीक है, चलिए शायद ऐसे क्वेश्चंस आगे हैं, देखते हैं। हाँ चलिए, सेम क्वेश्चन आ गया। किस देश से शिक्षा मनोविज्ञान का व्यवस्थित रूप उपयोग हुआ? 1900 ईस्वी अमेरिका, 1900 ईस्वी ब्रिटेन, 1912 ईस्वी अमेरिका और 1920 ईस्वी जर्मनी। मतलब सन भी दे दिया और आपको स्थान भी दे दिया, दोनों क्वेश्चन एक साथ पूछ दिया। ठीक है, तो चलिए इसका सही आंसर क्या आएगा हमारा? ए। 1900 ईस्वी में कहाँ से? अमेरिका से। देखो 1912 ईस्वी अमेरिका, मतलब आपको सन भी याद रहना चाहिए भाई। ठीक है ना, दोनों याद रहेगा तभी बनेगा। ठीक है, चलिए प्रकार्यवाद। प्रकार्यवाद की स्थापना किसने की? अब ये देखो, ये सब ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको याद रहेंगे तो डायरेक्ट बन जाएगा। यहाँ पे तो कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है, तो जिसने पढ़ा है या जो पढ़ा है वही इसका आंसर देगा। सिगमंड फ्रायड, टिचनर, विलियम जेम्स की, वाटसन। ठीक है, हमारा सही आंसर क्या आ जाएगा? विलियम जेम्स, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए चलिए मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान किसके द्वारा कहा गया? प्लेटो, अरस्तु, प्लेटो या अरस्तु, पोम्पोनोजी, वाटसन या विलियम जेम्स। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर है हमारा क्या? पोम्पोनोजी। चलिए एक मैं फैक्ट आपको यहाँ पे बता भी देता हूँ। देखो, सबसे पहले मनोविज्ञान के बारे में, या सबसे पहले आप याद रखेंगे इसको, पहले ये याद रखना, सुकरात। यहाँ पे लोगों को क्या हो जाता है? कंफ्यूजन हो जाता है। देखो सबसे पहले कौन आया? सुकरात। और इसी सुकरात का शिष्य कौन हुआ? प्लेटो। और इस प्लेटो का शिष्य कौन हुआ? अरस्तु। तो पहले यही याद रखना, कई लोग यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहले या सर्वप्रथम सुकरात ने बात कही कि मनुष्यों को स्वयं का अध्ययन करना चाहिए। मनुष्यों को स्वयं का अध्ययन करना चाहिए। ये बात किसने कही? हमारे सुकरात ने। उसके बाद उसके शिष्य ने कहा, प्लेटो ने, आत्मा ही परमात्मा है। मतलब इन्होंने किसके बारे में बात की? आत्मा के। और बाद में उसी के शिष्य अरस्तु ने सर्वप्रथम किसका अध्ययन किया? आत्मा का अध्ययन किया। और यही मनोविज्ञान का पहला विषय था। तो मनोविज्ञान के अंतर्गत सबसे पहले किसका अध्ययन किया गया? आत्मा का अध्ययन। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे मनोविज्ञान का जनक, तो आपका आंसर क्या होगा? अरस्तु। लेकिन आत्मा के बारे में किसने बताया था? प्लेटो। तो एक हमारे वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है कॉल सनिक, और कॉल सनिक मनोविज्ञान का जनक किसे मानते हैं? प्लेटो को। तो
अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कॉल्सनिक के अनुसार मनोविज्ञान का जनक, तो आपका आंसर होगा प्लेटो, और केवल मनोविज्ञान का जनक बोले तो आपका आंसर होगा क्या, अरस्तु। तो सबसे पहले चलो ये क्लियर हुआ ना। अब इसके बाद एक और फैक्ट बताता हूँ। तो सबसे पहले मनोविज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया गया था? देखो, सबसे पहले मनोविज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया गया? आत्मा का। और आत्मा के अध्ययन का कार्य किसने किया? हमारे अरस्तु ने। अ से आत्मा, से अरस्तु, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। बाद में मनोविज्ञान के अंतर्गत आत्मा के बाद किसका अध्ययन किया गया? मन या मस्तिष्क का। और मन या मस्तिष्क का अध्ययन किसने किया था? पोम्पोनाजी ने। बाद में इसके अंतर्गत मन या मस्तिष्क के बाद किसका अध्ययन किया गया? चेतना का। और चेतना का अध्ययन किसके द्वारा किया गया? विलियम जेम्स के द्वारा। और चेतना के बाद में इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया गया? व्यवहार का। और तब से लेकर आज तक मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? व्यवहार का। और व्यवहार का अध्ययन करने का श्रेय किसे जाता है? वॉटसन को, ठीक है। और वर्तमान में भी हम मनोविज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? व्यवहार का। केवल मानवों के व्यवहार का नहीं ना, पशुओं के व्यवहार का। व्यवहार का जहाँ अध्ययन किया जाता है वही क्या कहलाता है? मनोविज्ञान। तो समझ आया। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा है मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा? किसने कहा? पोम्पोनाजी ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखो, पोम्पोनाजी ने मन या मस्तिष्क का अध्ययन किया किसके अंतर्गत? मनोविज्ञान के अंतर्गत। तो उनके कुछ समर्थक भी आए। तो बस यही क्वेश्चन पूछा है, किन किन लोगों ने पोम्पोनाजी का क्या किया? समर्थन किया, ठीक है। तो चलिए, इसका सही आंसर है डी। तो हॉब्स, लॉक और स्पिनोजा, इन तीनों वैज्ञानिक ने पोम्पोनाजी का क्या किया था? समर्थन किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन अभी एक मैंने कराया था। अगर क्वेश्चन में पूछ दे कॉल्सनिक के अनुसार मनोविज्ञान का जनक, तो आपका आंसर क्या होगा? अरस्तु, प्लेटो, सुकरात की जॉन लॉक, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा? कॉल्सनिक के अनुसार प्लेटो, ठीक है। केवल मनोविज्ञान का जनक बोलता तो क्या होता? अरस्तु, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 थोड़ा मिस प्रिंट है ये। चलिए, हमारा आज का अंतिम प्रश्न। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही MCQ सीरीज़ अलग अलग विषयों का लाते जाएं, ठीक है ना। पहले तो हम बाल मनोविज्ञान का MCQ करेंगे, फिर और जो GS का सब्जेक्ट है उसके लिए भी हम MCQ लाते जाएं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए, मनोविज्ञान ने या मनोविज्ञान के अंतर्गत सबसे पहले हम किसका अध्ययन करते थे? आत्मा। आत्मा के बाद किसका अध्ययन किया? मन या मस्तिष्क। उसके बाद किसका अध्ययन किया? चेतना। और वर्तमान में किसका अध्ययन किया? व्यवहार का। तो बस इसी को स्टेटमेंट बना दिया गया, और वो स्टेटमेंट किसके द्वारा बनाया गया यही पूछा जा रहा है। तो देखो, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम किसका त्याग किया? आत्मा का। पहले आत्मा का अध्ययन करते थे, फिर नहीं किए। उसके बाद मन का और फिर चेतना का क्या किया? त्याग किया। तथा वर्तमान में व्यवहार के स्वरूप को अपनाता है। तो मनोविज्ञान की यह अर्थ यात्रा की परिभाषा किसके द्वारा दी गई? तो यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? R.S. वुडवर्थ के द्वारा, ठीक है। तो आज का MCQ सीरीज यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।